अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो कुछ अरसे से ऐसा दिखाई दे रहा है, बल्कि कुछ दिनों से यूं दिखाई दे रहा था कि शायद उस तरह मंजर आम पर आकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, तो क्या वो आउट ऑफ प्लान हो चुके हैं? अब उनके पास क्या कोई स्ट्रैटेजी बाकी नहीं रही है, या वो कोई नई हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो थोड़े से सवालात ज़रूर थे सबके जहन में। इमरान खान साहब ने आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसके बाद जो उसकी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने कैजुअल मैनर्स में कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ शेयर भी करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते हैं कि इस गुफ्तगू से क्या नताइज अखज़ किए जा सकते हैं, इमरान खान साहब आगे क्या करने जा रहे हैं, और इमरान खान साहब को रोकना आखिर किसी के लिए भी क्यों इतना मुश्किल हो जाएगा। इस पर आज ख़ास तौर पर बात करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब क्या हार गए थे, थक गए थे, आउट ऑफ प्लान थे? ये सब बातें सिर्फ वही कर सकता है कि जो इमरान खान को ना जानता हो, क्योंकि जो इमरान खान को जानता है और करीब से जानता है, उसे ये मालूम है कि वो एक ऐसा शख्स है कि जिसको गिर कर खड़े होना आता है। वो एक ऐसा शख्स है जो कभी हार नहीं मानता है। वो एक ऐसा शख्स है कि जिसकी सारी ज़िंदगी ही जिद्दोजहद से इबारत है, जो हमेशा लड़ना जानता है। और वो इस बात से क़तई नज़र लड़ना जानता है कि उसके सामने हरीफ कौन है, वो कितने ताकतवर हैं, और वो उसके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, और उसके लिए ये चैलेंजेस उसके कद से, उसकी इस्तिताअत से बड़े हैं या छोटे, वो इन चीज़ों को खातिर में नहीं लाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। एक तो ये है कि ज़ाहिरी सी बात है कि आपकी अपनी एक सलाहियतें होती हैं, जिसकी बुनियाद पर आपकी एक जजमेंट होती है, एक असेसमेंट होती है कि आपने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। और इसके साथ साथ एक जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो ये है अल्लाह पर ईमान, फेथ। तो जिस शख्स का अल्लाह पर ईमान होता है, उसको नामुमकिन भी मुमकिन होता नज़र आ रहा होता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आप ये सोच रहे होते हैं कि बज़ाहिर एक चीज़ नज़र आ रही है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक शख्स कह रहा हो कि यार ये पॉसिबल है, तो उसकी वजह क्या होती है? एक तो ज़ाहिर है कि उसका अपना एक विज़न है, उसकी अपनी एक आँख है, असेसमेंट है, एक तजर्बाकारी, एक नॉलेज है, जिसकी बुनियाद पर वो ये जजमेंट दे रहा होता है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आगे चलकर ये हो सकता है। और दूसरी वजह ये होती है कि उसका अल्लाह पर ईमान होता है, उसको मालूम होता है कि अल्लाह उसकी मदद करेगा, और फिर ये भी कि अगर वो सही रास्ते पर होगा तो ही अल्लाह उसकी मदद करेगा, अगर उसकी नीयत ठीक होगी तो ही अल्लाह उसकी मदद करेगा। अदरवाइज़ फिर ज़ाहिरी सी बात है, जो आप करते हैं वो आपके सामने आ ही जाता है खुल के। इमरान खान साहब इतने दिन खामोश इसलिए थे, दो तीन चीज़ों पर बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी नज़र थी। एक तो ये कि वो ये नहीं चाह रहे कि दोबारा 25 मई की तारीख़ दोहराई जा सके, यानी फिर से लोग बाहर निकलें, उनको फेंटी लगाई जाए, वहशियाना तशद्दुद हो उनके ऊपर। और हद तो ये है कि इस हुकूमत ने PTI की मुख्तलिफ रहनुमाओं पर दहशत गर्दी के मुकदमात कायम कर दिए हैं, जो कि इंतहाई शेमफुल एक्ट है। मैं तो उस दिन मतलब हैरान हो गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी खातून दहशत गर्दी के मुकदमे के अंदर वो पेश हो रही हैं, या वो अदालत में जा रही हैं, ज़मानतें ले रही हैं। मतलब इससे ज़्यादा शेमफुल बात नहीं हो सकती। यानी मैं ये हैरान थी कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें उस दिन घेरा हुआ था, और जो इन्होंने उनके खिलाफ चालान काटा हो, या जो उनको वहाँ पर लेकर गए हों, इवन देन उनमें से बहुत सारे तो शायद वो होंगे जो खुद शायद यास्मीन राशिद साहिबा के हाथ से पैदा हुए हों। इतनी माशाल्लाह उनकी एज है और इतनी उनकी खिदमात हैं हॉस्पिटल्स में, गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो, कितने बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं। तो ये भी नहीं मालूम कि यार आप अपनी माँ जैसी को खुद अपने हाथ से कहाँ पर उसको ले जाकर घसीट रहे हैं, और किस तरीके से उनको उनकी तज़लील और तज़हीक कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्हें इस उम्र में जो है वो इस तरह की मुश्किलात, जबकि आपको अंदर से पता है कि कोई दहशत गर्दी वो नहीं कर रही हैं, वो क्या हैं, वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, और आप उनके ऊपर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब सुना है कि दहशत गर्दी की दफ़ात निकाल दी गई हैं, लेकिन जो इवन अब तक हो भी चुका है उनके साथ, वो भी बहुत अनफेयर है और बहुत ही जिसको कहा जाए काबिल मुज़म्मत है वो चीज़ है। ये ऐसा एक दाग है जो शायद PMLN के ऊपर से कभी नहीं धुलेगा। एनीवेज़, तो वो इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि दोबारा इस किस्म की सूरत हाल बने, आम लोगों पर टीयर गैसिंग हो, गिरफ्तारियां हों, फेंटी पड़े, और इस तरह की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़े। तो वो एक कोशिश ये कर रहे थे कि
लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई सेटलमेंट इस तरह की हो जाए, अदालत कोई इस तरह का डिसीजन दे दे कि जहाँ पर वो हुकूमत को कम से कम थोड़ा सा रोक सके कि इस किस्म की वहशियाना बर्बरियत का मुजाहरा वो दोबारा ना करे, कोई इस तरह का उन्हें कवर मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से कि जिसके बाद हुकूमत जिसके मुंह को इस वक्त खून लगा हुआ है वो किसी तरह उसके थोड़े बहुत तो उनके हाथ बंधे, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल गुंडागर्दी पर उतरी हुई है जैसे हमने 25 मई को देखा। तो एक तो उनको अदालत से थोड़ी उम्मीद है। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि कुछ ना कुछ बैकडोर मुज़ाकरात भी चल रहे थे, परवेज़ खटक साहब उनको लीड कर रहे हैं और उसमें ताकतवर हलकों से जो गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पर है। वो कोई ये नहीं कह रहे कि जी मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें और इस तरह कर दें, वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का बंदोबस्त कर दें ताकि जो है आवाम खुद चूज़ कर लें कि क्या है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, ज़ाहिर है उनसे अब बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे जो उनसे क्यों कह रहे हैं भाई, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने ही पहले भी निकाला है, वो फिर उनकी अब फिर निकाल सकते हैं, या जो भी बड़े फैसले हैं मुल्क के ज़ाहिर है वो उसमें लेते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनकी उसमें एक स्टेक है और वो उसमें अपना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, वो ताकतवर हल्के हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनसे आपको निगोशिएट करना पड़ता है, लेकिन गलत वो तब है कि अगर आप अपने लिए कोई फेवर ले रहे हैं, उनका कोई काम करके उन्हें सर्व करके उनके अगेंस्ट कोई चीज़ पे आप फेवर ले रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर वो फ़िलहाल पावर्स उनके पास हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप उनसे ये कहेंगे कि भाई ये चीज़ आपने अनफेयर की है, इसको ठीक करें। तो एक तो वो जो डायलॉग्स चल रहे हैं, खान साहब की कोशिश ये थी कि किसी मारा मारी के बगैर ही, अगर मामलात किसी इंतशार के बगैर ही ये मामलात सेटल हो जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, मुल्क व कौम के मफाद में है, कोई इंतशार नहीं होगा, कोई खून खराबा ना हो और मामला जो है स्मूथली हो जाए। तो एक तो वो उस तरफ भी थोड़ा सा इंतज़ार करें। और तीसरी जो चीज़ थी वो ये भी थी, बजट भी आने वाला था, ज़ाहिर है मुल्की मामलात भी चल रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को भी देख रहे थे। इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो ये कि जो बजट है उसमें ज़ाहिरी सी बात है एक दफ़ा फिर से अनपॉपुलर डिसीजन इस गवर्नमेंट को करने पड़े हैं। आपको IMF के पास जब जाना है तो ज़ाहिर है उनकी लामुतनाही शराइत को भी मानना है, और IMF तो अब वो मिफ्ता साहब कह रहे थे जी हमसे बड़ा नाखुश है, वो हमसे खुश नहीं है, तो वो तो एक ऐसी मुझे सांस लग रहा है कि जिसकी आप जितनी भी खिदमत कर लें तो वो आपसे नाखुश ही रहे। तो वो कुछ इस किस्म की उसकी IMF की सिचुएशन है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब आपके अपने अंदर इस किस्म की क्राइसिस होंगे तो बाहर के लोगों से फिर आप गिला नहीं कर सकते, उनकी अपनी जो असूल हैं, जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उन्होंने उसको इंश्योर करना है अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात एक बर्डन था इस हुकूमत पर कि इन्हें एक मुश्किल बजट पेश करना होगा, ज़्यादा सारे टैक्सेस लगाने होंगे, बहुत सी सब्सिडीज़ और बहुत से रिलीफ्स उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें उन्हें करनी पड़ी हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें ये एडमिट भी करना पड़ा है कि पिछला साल जो था फाइनेंशियल ईयर उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है अंडर PTI गवर्नमेंट, तो ये भी एक उनके मुंह से एतराफ़ भी हो गया। तो ये चीज़ें भी साइमल्टेनियसली हो रही थी। अब ये बजट भी आ गया है, उससे मज़ीद जो महंगाई आएगी ज़ाहिर है लोगों को और परेशानी होगी, और उसके सेंटिमेंट्स भी अब अवाम में शामिल हो जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है कि महंगाई मार्च ही बना के इसको उस तरफ दोबारा से ले जाया जा सकता है अगर इमरान खान साहब एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो एक तो ये चीज़ है जिसका कभी इम्कान है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू किया उसमें उन्होंने 2-3 बातें इंपॉर्टेंट की हैं कि वो फिर से इस बात पे सोच रहे हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च किया जा सकता है बिल्कुल, और उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ों पे जो है वो चाह रहे हैं कि कुछ एश्योरेंस उन्हें मिले और उसके बाद वो लोगों को निकालें। पहले की तरह लोगों को वो नहीं ख्वार होता देखना चाहते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की है कि अगर इलेक्शन होते हैं, सवाल ज़ाहिर साफ़ी ने किया कि अगर आप हार जाएं, शिकस्त हो जाए तो फिर क्या आप करेंगे, फिर से क्या एजिटेशन होगी या क्या। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे और बिल्कुल तगड़ी ऑपोजिशन करेंगे। अगर हमारा मुतालबा क्या है, सिर्फ ये कि इलेक्शन करवा दी जाए। अगर अवाम इन चोरों को पसंद करती है, ये उनके अल्फाज हैं, तो फिर हमें क्या एतराज़ है, फिर हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। जो कि उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, और उन्हें पूरा यकीन है कन्विक्शन के हद तक कि वो इस दफ़ा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में भी इवन बेहतर होता कि वो ना गवर्नमेंट बनाने की तरफ जाते बल्कि अपोजिशन में बैठने को तरजीह देते, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में थोड़े नंबर्स के साथ उन्हें बहुत सारे ऐसे काम जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बाद में ताने भी सुनने पड़ रहे थे बिला वजह के। और उसके साथ साथ ज़ाहिरी सी बात है वो एक थिन मेजॉरिटी थी जिसको आसानी से ख़त्म कर दिया गया, उसको मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल कर उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक उनकी एक वो थी पशेमानी कि इस तरह से ही नहीं होना चाहिए था जैसे हुआ। उसके नताइज जो है वो मीशत ने भी भुगते हैं और अब आवाम भी भुगत रही है।
اور اس بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ پھر نیوٹرلز کو بھی سوچنا چاہیے کہ معیشت اس وقت کہاں جا رہی ہے. اور یہ بھی خبر ہے کہ طاقتور حلقوں میں اب اس چیز پر تشویش ہو چکی ہے کہ جناب معیشت جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان کن صورتحال میں ہے, اور عوام اگر اس کے خلاف باہر نکل آئے تو پھر انہیں سنبھالنا خاصا مشکل ہو جائے گا. تو عوام اگر باہر نکلیں گے, ریاست کے اگینسٹ ہو جائیں گے خدا نخواستہ, تو یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اس چیز کہ اس نہج تک لے جانا سچویشن کو کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے, اور آئی ہوپ کہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اب جو چوتھی چیز ہے وہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیوں لگ رہا ہے اس کے باوجود بھی کہ جب کہ ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اب اس پورے فوکس کے ساتھ ہے کہ جی ہم نے ابھی الیکشن نہیں کرانے, اور ان کو پورا یقین ہے کہ جناب ہم اگلا بجٹ اچھا دے کے جو ہے کسی طرح بھی الیکشن بجٹ دیں گے, عوام کو ریلیف دیں گے, اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم جائیں گے الیکشنز میں تاکہ لوگوں کی ایک بڑی حمایت انہیں جو ہے وہ حاصل ہو سکے. لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح اس سے الگ ہی سوچ رہے ہیں. ان کو پورا یقین ہے کہ یہ بجٹ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مہینے سے زیادہ یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو بجٹ ہے یہ بالکل آئی ایم ایف کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, عوام کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن میں اس حکومت کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ خود سوچیں جب 300 روپے کے پیٹرول آپ کو بھروانے پڑیں گے تو پھر کیا ری ایکشن ہوگا, کس حد تک مہنگائی کی لہر آئے گی. صرف پیٹرول تک بات نہیں رہے گی, وہ ہر چیز پر اثر انداز ہوگی. تو پھر وہاں پر آپ کی وہ جو رونت کے ساتھ آپ 2000 روپے کی سبسڈی دے رہے تھے, تو اس 2000 کی سبسڈی کا کیا اوقات رہ جائے گی اور اس سے کیسے گزارا ہو جائے گا. تو بہت سارے سوالات ہیں جس پر بات ہے. اور جو فیتھ کی میں بات کر رہی تھی تو وہ ظاہری سی بات ہے, جس شخص کا فیتھ ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ پورا اس وقت ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم بات کریں بیرونی طاقتوں کی, عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں الیکشن کمیشن کی, عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم بات کریں عدالتوں کی, عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم بات کریں بیوروکریسی کی جس میں بڑی تیزی سے چینجز کر رہے ہیں, اور جو یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بڑی تیزی سے اپنے لوگ اس میں لگا دیے ہیں, پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس میں کسی بھی طرح عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے. یہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ان کی مقبولیت زیادہ ہے, لیکن اس مقبولیت کو کیسے کم کرنا ہے اس کے لیے ایک تو ٹائم گین کرنے کی اسٹریٹجی, اور دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ الیکشن سائنس جو ہے الیکشن جیتنے کی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح جھرلو پھیرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے پوری طریقے سے ایک پلان قسم کی سازش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بڑی تیزی سے حکمت عملی بنا رہا ہے. دوسرا یہاں پر جو ہمارے مختلف انتظامیہ ہیں, مشینری ہے, اس میں بڑی تیزی سے تغیر و تبادلے اور تقرری اور تبادلے کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معروضی حالات ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہتے, اور نہ ہی وہ آ سکیں گے. لیکن عمران خان صاحب کو پورا یقین ہے کہ عوام کی طاقت, اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ وہ اس چیز کو اچیو کر لیں گے. اس پہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی, میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیا واقعی نیتوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. اکثر میں نے جو کہ میں بڑے عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, تو آپ سے ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی ہم کسی سے پوچھتے تھے کہ جی عمران خان صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے, جب ان کی گورنمنٹ تھی, تو اکثر تجزیہ کاری کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں ان کی نیت تو ہے لیکن ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, یا یہ مسئلہ ہے, تو وہ نہیں کر. ہم نے نیت کا اچار ڈالنا ہے, ہم نے نیت کا کیا کرنا ہے. اگر آپ میں ایبلٹی نہیں ہے, اگر آپ کے ساتھ ٹیم نہیں ہے, نیت کو کیا ہم کریں. تو بھائی نیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ بات آپ ٹی وی تجزیہ کاروں کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں, لیکن نیتوں پر دار و مدار ہوتا ہے اعمال کا, اور نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ مددگار ہوتا ہے, اور ایسے غیبی طریقوں سے مددگار ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. میں اگر ایک دو چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دے دوں تو میں سوچ رہی تھی کہ کووڈ کے دنوں میں جہاں دنیا میں تباہی و بربادی پھیری ہوئی تھی, وہاں پر جب ایک حکمراں کی نیت اچھی تھی کہ اس کا غریب مر نہ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہربانی کی. آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ ہم لوگ کووڈ سے نکلے, اس طرح کے لاکھوں اموات کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑا جو دنیا بھر کو کرنا پڑا, جہاں بڑی بڑی خدائی کے دعوے کرنے والی طاقتیں سرنڈر کر گئیں. سمجھ نہیں آ رہا تھا بال نوچیں یا سر پیٹیں کہ کس طرح اس مرض سے جان چھوٹے. سڑکوں پر اتنے بڑے پاور صحت کے سٹرکچر کے ساتھ سڑکوں پر لوگ مر رہے تھے, لاشیں پڑی ہوئی تھیں, یہ صورتحال. اور پاکستان جیسا ایک ایسا سیٹ اپ جہاں پر صحت کی ناکافی سہولیات ہیں, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کی ہمیں الارمنگ سچویشن نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے تھوڑا ہمیں ٹف ٹائم ملا لیکن الحمدللہ اس سے نکل گئے. تو یہ اللہ کی مدد تھی,
اللہ کی مدد نیتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نیتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج کے ویلاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔